गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हम भारतीय संविधान विषय पर एक विस्तृत श्रृंखला के तहत चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा की है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की है। उसी श्रृंखला में आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और उसके ऊपर आज हम विस्तार चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर आज हम व्यापक चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अब तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जब भी आपके ये वीडियो डालें तो आपके सामने तत्काल प्रभाव से वीडियो आ जाए। लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे। अब बात ये कि अधिकार क्या है। तो अधिकार वे दावे हैं जिन्हें राज्य औचित्यपूर्ण समझता है। अधिकार वे दावे हैं जिन्हें राज्य औचित्यपूर्ण उचित समझता है और उन परिस्थितियों में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक गारंटी के रूप में जो देना चाहता है वो अधिकार कहलाते हैं। यानी अधिकार वे गारंटी हैं जो राज्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए देता है। तो अधिकार औचित्यपूर्ण दावे हैं। अब अधिकार मौलिक अधिकार क्यों है? क्योंकि इन्हें क्या होता है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। किसका संरक्षण प्राप्त होता है? राज्य का। बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं, मूल अधिकार ऐसे हैं, मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और अधिकारों को क्या होता है, संरक्षण प्राप्त होता है, गारंटी प्राप्त होती है। किसकी? राज्य की। अर्थात यदि हमारे अधिकारों को, हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, राज्य के उसके विरुद्ध न्यायपालिका में जा सकते हैं। न्यायालय और राज्य हमारे अधिकारों को क्या करेगा, संरक्षण देगा। तो ये औचित्यपूर्ण दावे हैं जिन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। अब बात ये जो मौलिक अधिकार है, इस चीज को याद रखना। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जब हम निदेशक तत्व पढ़ेंगे तो वो आर्थिक लोकतंत्र या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो यहां हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। तो पहली बात है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो मौलिक अधिकार राजनीतिक श्रेणी में आते हैं और ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक जो अधिकार है, और बात मौलिक अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अब आपको ये मैग्ना कार्टा क्या बला आ गई? तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जनता को जो अधिकार दिए हैं वो किसने दिए हैं? ये दिए हैं ब्रिटेन ने। मैग्ना कार्टा एक समझौता है जो ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना, मैग्ना कार्टा हुआ है 1215 में। मैग्ना कार्टा एक समझौता है जो 1215 में ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन की जनता के मध्य एक नागरिक समझौता हुआ है। कब हुआ है? 1215 में। किसके बीच में हुआ है? ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन। यानी 1215 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन तथा नागरिकों के मध्य, यानी जनता के मध्य, 1215 में ब्रिटेन के राजा किंग जोंग और वहां की जनता के मध्य एक नागरिक समझौता होता है। एक नागरिक समझौता हुआ 1215 में। किसके बीच में हुआ? ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन की जनता के बीच में हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटेन के नागरिकों को क्या दिए? कुछ अधिकार दिए।
1215 में ब्रिटेन के राजा ने एक नागरिक समझौते के द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, इसलिए ये समझौता जो हुआ वो मैग्ना कार्टा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बात हमारी ये गई कि भारत दुनिया में पहली बार अधिकार ब्रिटेन ने दिए हैं। कब दिए हैं? 1215 में दिए हैं। एक मैग्ना कार्टा नाम का समझौता हुआ जो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन और जनता के बीच में हुआ था। तो इसीलिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जब हम भाग 3 की चर्चा करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भी संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि हमने भी यहाँ भारतीय संविधान में क्या दिया है? लोगों को नागरिक अधिकार दिए हैं। आगे अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अगर हम बात करें कि भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है। मौलिक अधिकार ब्रिटेन देता है, लेकिन भारत में इस मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहता है, इन पे हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग है, भारत में मौलिक अधिकारों की जो प्रथम मांग की थी वो मांग की है बाल गंगाधर तिलक ने। महत्वपूर्ण बात, हमने जब संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी उस समय हमने कहा था कि संविधान सभा में भारत में पहली मांग करने वाले भी बाल गंगाधर तिलक थे। उसी समय हमने ये बात की थी कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन में एक विधेयक रखा था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। एक बातें क्रम से चलते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन में अपना एक निजी विधेयक रखा था और उस निजी विधेयक का नाम था स्वराज विधेयक। इसी स्वराज विधेयक में उसने भारतीय जनता के लिए 2 महत्वपूर्ण मांग की थी। एक तो ये कि भारतीय जनता के लिए संविधान सभा की मांग पहली की थी, दूसरा संविधान भारतीय लोगों में को अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों से कहा था कि भारतीय लोगों को क्या दिया जाए? मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए। तो भारतीय जनता को मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने विधेयक स्वराज विधेयक के अंतर्गत किए एक बार। ठीक है, उसके बाद 1928 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था नेहरू कमेटी। और हमने इसके बारे में संविधान सभा में चर्चा भी की थी कि साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारतीयों को संविधान निर्माण के अयोग्य घोषित करता है। इसके प्रत्युत्तर में 1928 में एक 8 सदस्यीय नेहरू कमेटी बनती है, जिस नेहरू कमेटी की अध्यक्षता कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक कमेटी बनती है और ये कमेटी क्या करती है? 6 महीने में एक संविधान बना करके देती है, अंग्रेजों को देती है, लेकिन मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण ये स्वीकार नहीं होता। इस मोतीलाल नेहरू ने अपनी जो संवैधानिक रिपोर्ट दी थी, इस नेहरू कमेटी में सर्वप्रथम पहली बार मौलिक अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की थी। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक यानी संविधान में लिखने की मांग जो की थी वो नेहरू कमेटी ने की थी 1928 में। पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में की। उसके बाद 1928 में नेहरू कमेटी बनी। नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत ये मांग की अंग्रेजों से कि भारतीय लोगों को अधिकार संविधान में लिखित रूप से दिए जाए। तो पहली बार लिखित रूप से संविधान सभा में अधिकारों की मांग नेहरू कमेटी ने 1928 में की थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1934 में एक संसदीय समिति बनाई जाती है। इस मोतीलाल नेहरू ने जो मांग की उसके लिए 1934 में अंग्रेजों ने अपने संसद की एक समिति बनाई, संसदीय समिति बनाई। उन संसदीय समिति ने क्या किया? भारतीयों को अधिकार देने से इनकार कर दिया कि हम भारतीयों को किसी प्रकार के कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करेंगे। हमने मांग की लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि ये नहीं देंगे। उसके बाद आपको पता है 1935 में एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम।
बड़ा संवैधानिक जो इतिहास था, उस संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा अधिनियम आया था 1935 का भारत अधिनियम। और हमने ये भी देखा था कि ये 1935 के भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर भी एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान की बहुत सारी बातें हमने इस भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। इस 1935 का एक्ट जब अंग्रेजों ने भारत के सामने प्रस्तुत किया, इसमें भी उन्होंने अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया, यानी अधिकारों की 1935 में कोई बात ही नहीं होती है। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने 1945 में एक समिति बनाई थी, सप्रू समिति, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हमने एक सप्रू समिति बनाई और उस सप्रू समिति ने क्या की, अधिकारों को फिर से अंग्रेजों से मांग की कि अंग्रेजों को, भारतीय लोगों को जो अधिकार है उस अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो पहली मांग तिलक करता है, संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग नेहरू कमेटी करती है, 34 में संसदीय समिति और 1935 में जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा भारतीयों को अधिकार दिए जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद 1945 में सप्रू समिति का गठन होता है और सप्रू समिति भारतीयों को मौलिक अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग करती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत में संविधान सभा का गठन किया और ये कहा कि भारत में एक संविधान सभा होगी जिसमें 389 सदस्य होंगे। इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने क्या किया, भारत के लिए एक संविधान बनाया। उस संविधान सभा में एक समिति बनाई गई थी, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। इसके बारे में हमने संविधान सभा जब पढ़ी थी उस समय चर्चा भी की थी। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति बनाई गई थी और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। पढ़ा था ये बातें कि संविधान सभा के अंदर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक नाम की एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति की 2 उप समितियां बनाई गई थी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक की 2 बनाई गई थी। इसमें एक तो बनी थी मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक आयोग की उप समिति। इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। और ये जो मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे आचार्य J.B. करपलानी। आचार्य J.B. करपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति का गठन किया गया था संविधान सभा में और इसी उप समिति ने मौलिक अधिकारों का क्या किया था, एक खाका तैयार किया था, एक प्रारूप तैयार किया था और ये प्रारूप तैयार करके उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा को दिया था। तो मौलिक अधिकारों के ऊपर मूल समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो उप समिति बनाई गई थी उस उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य J.B. करपलानी। उसके तहत भारत संविधान में क्या हुआ, भारतीय संविधान का भाग 3 महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान का भाग 3। साथ में अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, तीसरे भाग में है। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कौन से अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और 35 पर जाकर के समाप्त होते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसीलिए याद रखना, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस भाग 3 में भारत में नागरिकों को क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब देखो इन अधिकारों में अगर बात करें कि इन अधिकारों की विशेषता क्या है, तो भारतीय अधिकारों की अगर आपको विशेषता की बात की जाए तो 3-4 विशेषताएं याद रखनी। भारतीय मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को याद रखना है। पहली विशेषता तो क्या आती है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जो अपने मौलिक अधिकार दिए हैं ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और विदेशियों पर भी लागू होता है। यानी कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए हैं और उन कुछ अधिकार हमने किसको दिए हैं? विदेशियों को भी दिए हैं। यानी हमने भारत और विदेशी दोनों के लिए संविधान में क्या किए हैं? अधिकारों की घोषणा की है। अगर आपको करें कि क्या कुछ अनुच्छेद याद रखने, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं 15, 16, 19, 29 और 30। आप कहोगे ये क्या है? तो आपको याद ये रखना है ये 5 अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये भारतीय संविधान के अधिकारों में 5 अनुच्छेद ऐसे हैं ये जो अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। ये 5 आर्टिकल विदेशियों पर लागू नहीं होते। बाकी सारे अधिकार भारतीयों के साथ साथ किसको दिए गए हैं? विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो पहली विशेषता हो गई अधिकारों की, ये भारतीय नागरिकों को भी मिलते हैं तो ये विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। दूसरी विशेषता क्या है इनकी? ये क्या है? वाद योग्य है, अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य का होने का मतलब क्या हुआ? वाद योग्य होने का मतलब ये हुआ 10। वाद योग्य होने का मतलब क्या हुआ? ऑफलाइन। वाद योग्य होने का मतलब ये हुआ कि यदि अधिकारों का किसी भी प्रकार से हरण होता है या कोई भी हमारे इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हम इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कहाँ जा सकते हैं? हम न्यायालय में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी अधिकारों की अधिकार क्या है? वाद योग्य है। पहला भारतीयों को मिला है, विदेशियों को मिला है। दूसरी बात वाद योग्य है, अर्थात अधिकारों की प्राप्ति के लिए नागरिक कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी भारतीय न्यायपालिका में जा सकते हैं। ठीक है, वाद योग्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? इन अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में जो हमने नागरिकों को भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हैं, ये मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है ये प्रकृति नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब ये राज्य के विरुद्ध है, ये राज्य को कुछ करने से रोकती है। ये राज्य को कहती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते, उसके विचार अभिव्यक्ति में बाधा नहीं डाल सकते, उसको आपको समानता के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते, उसके धर्म के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते। अर्थात इसकी प्रकृति नकारात्मक है, ये नेगेटिव है, ये इसकी सकारात्मक प्रकृति नहीं है, नकारात्मक है। किसके लिए? राज्य के लिए। यानी ये अधिकार ये कहते हैं कि आपको विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, एक छोटा सा उदाहरण है, हम अनुच्छेद 19 में पढ़ेंगे कि आपको अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, यानी सकारात्मकता है। लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि यदि आपको विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है लेकिन आप ऐसे विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते जो दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं, दूसरों को इस प्रकार की बात नहीं कहोगे जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अगर ऐसा किया तो आपके अनुच्छेद 19 को रोक दिया जाएगा। तो प्रकृति कैसी हो गई? नकारात्मक। यानी मौलिक अधिकार पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है, इनकी प्रकृति नकारात्मक है। आगे क्या है? ये व्यक्ति को प्राप्त है। अधिकार किसको दिए हैं? व्यक्ति को दिए हैं, लेकिन साथ ही क्या है? ये राज्य के विरुद्ध है। अधिकार व्यक्ति को दिए हैं लेकिन ये किसके विरोध करते हैं? ये राज्य का विरोध करते हैं। यानी अधिकार राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है।
अधिकार किसको दिए? व्यक्ति को दिए। किसके विरुद्ध दिए? व्यक्ति के विरुद्ध। यानी अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं। लेकिन ये क्या है? व्यक्ति के लिए है, लेकिन ये राज्य के विरोध है। यानी राज्य का विरोध करते हैं, राज्य की शक्तियों को कम करते हैं। क्या? अधिकार। इसके अलावा क्या है? अधिकार क्या है? अधिकारों को गारंटी दी गई है। अधिकार आपको गारंटी के रूप में मिलते हैं। यानी आपके भाग 3 का यदि कोई उल्लंघन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में आपको अनुच्छेद देता है 226। यानी मौलिक अधिकार ही वो तथ्य हैं जिसके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वरना आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको सत्र न्यायालय में जाना होगा, अधीनस्थ न्यायालय में जाना होगा, हाई कोर्ट में जाना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ये क्रम से जाना होगा। लेकिन अगर आपके भाग 3 का उल्लंघन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना वाद दायर कर सकते हैं। अर्थात आपको गारंटी दी गई है न्यायालय के द्वारा कि यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहां जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, ये जो अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों में भारतीय संसद क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। संसद आपके अधिकारों में काट-छांट कर सकती है। किसी अधिकार को कम भी कर सकती है, किसी अधिकार को ज्यादा भी कर सकती है, किसी अधिकार को समाप्त भी कर सकती है। जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे कि भारतीय जब संविधान बना था, मूल संविधान जब बना था भारत का, उस समय 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार हैं। हमने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। किसने किया? संसद ने किया। किसके द्वारा किया? संविधान संशोधन के द्वारा किया। हमने संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी श्रेणी में डाल दिया। तो संसद क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो यहां तक हो गया क्लियर। ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। अब ये तो कोई बात, इसके अलावा एक छोटी सी बात और करें कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय हमारे भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे। हम एक एक अधिकार की विस्तृत व्याख्या करेंगे। 7 मूल अधिकार थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने अधिकार थे, तो आपको याद रखना वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। 2 प्रश्न बनते हैं। भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में कितने अधिकार थे? आंसर होगा 7। दूसरा ये प्रश्न बने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अधिकार हैं? हमारा आंसर आएगा 6। तो कौन सा सब अधिकार हटाया हमने? तो हमने हटाया संपत्ति का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में था? तो याद रखना भारत संविधान के आर्टिकल 31 में है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया। किसके द्वारा? हमने संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। जब मोरारजी देसाई की सरकार थी भारत में, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, इसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उनकी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया? इसको हमने बना दिया कानूनी अधिकार। हमने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में शामिल कर दिया। तो प्रश्न ये बने, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, तो आपको बताना है कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 या 301 के अंदर वर्तमान में क्या है? संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ठीक है, सब कानूनी अधिकार 300 के अंतर्गत दिया गया है। अब ये लागू हटाया क्यों? क्योंकि संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, इसलिए कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता था, ये उसका अधिकार था। कितनी भी जमीन जायदाद रख सकता था, ये उसका अधिकार था।
ये किसमें? क्योंकि संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए आप घर में कितनी संपत्ति रखते हैं, आपके पास कितना पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया, ये आपका अधिकार। सरकार और पुलिस विभाग आपसे कोई जानकारी नहीं ले सकते। आप घर में कितना भी पैसा रखिए, कितने भी सोना चांदी रखिए, आपने पैसा कहाँ से कमाया, सही तरीके से कमाया या गलत तरीके से कमाया, इसके बारे में सरकार आपसे कोई पूछताछ नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स था, ये हमारा मौलिक अधिकार था कि मुझे संपत्ति रखने का अधिकार है। जब इस बारे में बहुत सारी समस्याएं आई तो इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त करने का एक व्यापक प्रयास किया भूमि सुधारों के लिए, क्योंकि पहले एक व्यक्ति हजारों बीघा जमीन रख सकता था, कोई सीमा नहीं थी। इंदिरा गांधी भूमि सुधार अधिनियम लागू करना चाहती थी, यानी सीमाओं में जमीन की एक निश्चित सीमा करना चाहती थी कि एक व्यक्ति अधिकतम इतनी सीमा। उसको लागू करने के लिए इसने कई काट-छांट की, लेकिन न्यायालय ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। भी आगे जाकर के हम विवाद पढ़ेंगे जब अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ेंगे। जब ये विवाद गहराया तो क्या हुआ, एक नवी अनुसूची जोड़ी गई 1951 में भूमि सुधार के लिए, नवी अनुसूची। अब इसी के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में व्यापक विवाद चला। उसके अंदर हम सज्जन सिंह विवाद देखेंगे, गोलकनाथ विवाद देखेंगे, केशवानंद देखेंगे, LIC विवाद देखेंगे। उस विवादों के दौरान ये देखा गया कि न्यायपालिका ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हैं, कुछ ने कहा कि आप नहीं कर सकते, संसद अधिकारों में कटौती करने के लिए लगी हुई थी। जब ये मामला बढ़ा तो जब पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो मोरारजी सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया और उस संशोधन का नाम था 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संशोधन के द्वारा क्या किया, संपत्ति को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, ताकि इस विवाद को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अधिकार हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 अधिकार हैं। अब हम यहां से चर्चा शुरू करेंगे अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 से हमारी चर्चा प्रारंभ होती है। मौलिक अधिकार हमारे शुरू होते हैं 12 से। हमारे अधिकार तो शुरू होंगे 14 से लेकर के 32 तक, लेकिन फिर आप लोग अनुच्छेद 12 और 13 कहाँ गए? तो 12 और 13 में 13 के अंदर भी क्या की गई है, हमारे संविधान की अधिकारों को लेकर के एक व्यापक व्याख्या की गई है। जो अनुच्छेद 12 है, इसके अंदर हमने राज्य शब्द की परिभाषा को शामिल किया है। अनुच्छेद 12 में क्या शामिल है? राज्य शब्द की परिभाषा। भारत क्या है? भारत एक राज्य है। भारत अगर हम राजनीति की दृष्टि से देखें तो भारत एक देश नहीं, भारत एक राज्य है। और हम राज्य के अंदर किस किस को शामिल करेंगे? तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे भारत सरकार और संसद। और किसको शामिल करेंगे? राज्य सरकार और विधानमंडल। और किसको शामिल करेंगे? स्थानीय संस्थाएं, यानी कि कौन सा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। यानी राज्य शब्द में राज्य की परिभाषा में कौन आता है? भारत सरकार, उसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी कार्यपालिका और जितने भी भारत सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी कर्मचारी राज्य की परिभाषा में आते हैं। संसद, लोकसभा और राज्यसभा राज्य की श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य और राज्यों के समस्त सरकारी कर्मचारी और विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। स्थानीय संस्थाएं यानी पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम भी किसमें आती है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक चीज, अगर कोई भी व्यक्ति आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भारत की संचित निधि से या राज्य की संचित निधि से, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में, अगर कोई भी व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार की संचित निधि से किसी भी प्रकार का वेतन लेता है तो वो राज्य है। यदि हम भारत सरकार या राज्य सरकार से छात्रवृत्ति लेते हैं, इसका मतलब हम राज्य हैं और हमारे खिलाफ क्या की जा सकती है? कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी आपके पास अगर कहीं से भी सरकारी पैसा आ रहा है, इसका मतलब आप क्या हैं? आप राज्य हैं और आपको क्या किया जा सकता है? आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। क्या एक विद्यालय राज्य है? हाँ, एक विद्यालय राज्य है, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो। क्या मैं राज्य हूं? अगर मैं सरकार से कहीं से भी पैसा ले रहा हूं, इसका मतलब मैं राज्य हूं और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्या एक महाविद्यालय, एक कॉलेज राज्य है? हाँ, एक कॉलेज राज्य है, क्योंकि वो सरकार से फंड लेता है, सरकार से मान्यता प्राप्त करता है।
क्या हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का अंग है? हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे जो है हमारे राज्य का अंग है। क्यों है? क्योंकि ये सरकार ने बनाई है, सरकारी पैसे से बनी है। तो 3 बातें याद रखिए, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय संसाधन, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से संचित निधि से पैसा लेने वाला व्यक्ति। इसके अलावा एक चीज याद रखना, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आती है। यानी न्यायपालिका राज्य नहीं है, एक स्वायत्त अंग है राज्य से। न्यायपालिका के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते न्यायपालिका के विरुद्ध। लेकिन यदि हमारा कोई न्यायाधीश कोई प्रशासनिक कार्य करता है, न्यायाधीश जब कोई प्रशासनिक कार्य करता है, किसी प्रकार की नियुक्ति करता है, उस समय हम इसको राज्य की परिधि में लेंगे। बाकी न्यायाधीश जब निर्णय देता है, न्यायाधीशों के निर्णय को आप राज्य की परिधि में शामिल नहीं कर सकते। अर्थात राज्य न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णयों की आप आलोचना नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। निम्न कोर्ट की उच्च कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कर दो, फिर राष्ट्रपति के पास कर दो, आप अपील कर सकते हैं, आलोचनाएं आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो राज्य की परिधि में नहीं आता है। लेकिन जब वही न्यायाधीश कोई प्रशासनिक काम करता है, यानी किसी की नियुक्ति करता है या अन्य कोई काम करता है वेतन संबंधी, तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा देता है। राज्य में किस में है? तो अगर हम व्यापक रूप से देखें कि राज्य में किसको शामिल किया जाएगा, तो हमारा आंसर होगा यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति, चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, भारत सरकार या राज्य सरकार की संचित निधि से पैसा लेता है तो राज्य की परिधि में आएगा और उसके खिलाफ हम कानूनी या विधि कार्रवाई कर सकते हैं। कौन कौन आएगा? भारत सरकार यानी समस्त कार्यपालिका और संसद के सदस्य, और भारत सरकार के अधीन आने वाले समस्त सरकारी कर्मचारी। दूसरा कौन? दूसरा आएगा राज्य सरकार यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य, और राज्य सरकार के अधीन आने वाली समस्त सरकारी संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी, और विधानमंडल यानी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय स्वशासन संस्थाएं, इनमें जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के अंशतः और पूर्णतः पोषित संस्थाएं, चाहे वो निजी संस्थाएं हों, निजी विद्यालय हो, निजी महाविद्यालय हो, निजी हॉस्पिटल हो, वो भी राज्य की परिधि में आएंगे। तो ये हमारी राज्य शब्द, यानी राज्य एक व्यापक है। राज्य हमारा, आज अगर हम बात करें तो भारत की अधिकांश जनता और अधिकांश संस्थाएं राज्य की परिधि में आती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत क्या है? आंतरिक रूप से पूर्ण स्वायत्त है। यानी भारत, हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी उस समय पहली भी पढ़ा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अर्थात भारत आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र है और बाह्य रूप से भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कि इसलिए है क्यों? क्योंकि हम सब किसकी परिधि में आ रहे हैं? हम आर्टिकल 12 की परिधि में आ रहे हैं, हम अनुच्छेद 12 में शामिल हैं। और अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है कि राज्य किसे कहा जाएगा। सिर्फ हम भारत सरकार को राज्य नहीं कहते, हम राजस्थान को राज्य नहीं कहेंगे, नहीं, हम राज्य के अंतर्गत हम सभी जनता आ रही है, सभी सरकारी और निजी संस्थाएं आ रही हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे अनुच्छेद 13 और समानता का अधिकार।